नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। अखिलेश यादव का घोषणा पत्र और बीजेपी की 10वीं लिस्ट में यूपी के 7 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। दोनों ही यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें हैं और इसका सीधा असर प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। अखिलेश ने मैनिफेस्टो जारी किया है। जनता के बीच 12 अप्रैल से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पीलीभीत सबसे पहली जगह तय की गई है, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी चुनावी रैली का हिस्सा होंगे। उधर बीजेपी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित जरूर कर दिए। वहीं कैसरगंज को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो आज बात होगी इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अपडेट करेंगे हमें। हमारे साथ राहुल पीलीभीत से हैं, मुजाहिद कन्नौज से, प्रमोद इटावा से और संजय गोंडा से हैं। तो देखिए, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मुजाहिद, आपसे शुरुआत कर लेते हैं आज 5 बजे की। तो देखिए, अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात कही, उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा की बात करी। तो कुल मिलाकर के वो मुद्दे लिए गए हैं जिसको लेकर के वो हमेशा से बीजेपी को घेरते रहे हैं। इस बार के घोषणा पत्र में उनके ये मुद्दे हैं, क्या कहेंगे? जी सौम्य, बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव पिछले 2019 के चुनाव में मैनिफेस्टो लेकर आए थे, उन्होंने जो गरीबों के लिए जो तमाम योजनाएं थी वो मैनिफेस्टो में रखी थी। इसी तरीके से 24 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें उन्होंने जो महिलाओं की बात की है, तो जो पेंशन होती है उसको लेकर उन्होंने मैनिफेस्टो में पेंशन की बात कही है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो उन्होंने अग्निवीर आया उसको खत्म करने के बाद परमानेंट जो युवा है उनको भर्ती के लिए परमानेंट किया गया। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर वो इस बार मैदान में। बता दें कि जो अखिलेश यादव हैं, अभी तक उन्होंने कन्नौज से जो प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि कन्नौज में नवरात्र के दिन प्रत्याशी घोषणा की, लेकिन बता दें कि जिस तरह से नवरात्र भी शुरू हो गए, अभी भी कन्नौज की सीट के लिए सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव पीलीभीत से ही अपनी सभा का शुभारंभ करेंगे, अपनी रैली करेंगे। कहीं ना कहीं दोनों जो यूपी के 2 युवा नेता हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों वहां पीलीभीत में जाएंगे और वहीं से अखिलेश प्रियंका गांधी भी उनके सभा में शामिल होगी। जी बिल्कुल मुजाहिद, जिस तरीके से 2022 के अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो वो एक तरीके से सेमीफाइनल था लोकसभा चुनावों के लिए, और जिस तरीके से सपा मुखर होकर सामने आई थी, रैलियां हो रही थी, लोगों का जन समर्थन भी अखिलेश यादव को मिल रहा था। अखिलेश यादव अकेले थे और उस वक्त भी उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन देने की कोशिश की, लेकिन नतीजे बिल्कुल उससे उलट आए थे। नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। एक बार फिर से योगी की सरकार बनी। इस बार अखिलेश यादव कांग्रेस का साथ लेकर आए हैं। अगर कांग्रेस के जनाधार की बात की जाए तो यूपी में वो कहीं ना कहीं शून्य की स्थिति में है। जनता के बीच में आप जाते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, लोगों को सुनते होंगे। क्या लग रहा है कि जो ये गठबंधन हुआ है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है चुनावों में? और जो ये घोषणा पत्र आया है, ये जनता को लुभाने वाला है भी या नहीं? जी सौम्य, बता दें कि जिस तरह से अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का यूपी में जनाधार बिल्कुल शून्य। कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसका जनाधार काफी। अगर कहीं भी कोई भी रैली होती है, हालांकि भीड़ तो दोनों सभाओं में होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा भीड़ होती है या सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो समाजवादी पार्टी के ही होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस बार जो है, जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा निकाली है, लोगों का उनके साथ में प्यार वाला लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जिस तरह से गठबंधन किया है दोनों युवाओं की जोड़ी यूपी में, हालांकि इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाल मचाई कि इस बार जो जनता है वो कहीं ना कहीं इनके समर्थन में होती नजर आ रही है। बताएं, जिस तरह से जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है। जिस तरह से 2022 या 2017 की बात की जाए, अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए पेंशन की थी। ऐसी तमाम योजनाएं थी जो कहीं ना कहीं सीधे जो गरीब जनता थी उसको उसका लाभ मिला था। इसी तरह से 24 चुनाव में भी मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें भी उन तमाम मुद्दों को रखा गया है जो गरीब जनता के हित में होंगे और उनके लिए कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जनता को ही देखने को मिलेगा। बता दें कि जिस तरह से दोनों युवा अभी यूपी में पूरी जोरों शोर से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका असर बीजेपी पर देखने को मिल रहा है। कहीं बीजेपी में भी अभी तक ऐसे कई चेहरे थे जो उन्होंने अपने प्रत्याशी की चेंज किया, बदलाव किया, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये प्रत्याशी उनके हाथ से लगातार वो भी अपने प्रत्याशियों की अदला बदली कर रही। कहीं ना कहीं सपा ने भी अदला बदली की थी, लेकिन अभी तक कन्नौज की अगर बात की जाए तो कन्नौज में सपा का कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। बिल्कुल मुजाहिद,
बिल्कुल, जिस तरीके से ये दो बड़े चेहरे जब एक साथ रैलियों में आएंगे, जनसभाओं में आएंगे, तो जन हुजूम उमड़ना बहुत लाजमी सी बात है। लेकिन ये जो जन हुजूम है, ये जो जनता है, ये वोटों में कितनी कन्वर्ट होती है, ये तो रिजल्ट तय करेंगे। राहुल पीलीभीत में देखिए आने वाले समय पर एक बड़ी जनसभा है, उसमें माना जा रहा है कि ये तीनों चेहरे, बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लेवल के नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव, तीनों ही वहां पर मौजूद होंगे, लोगों के बीच जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। क्या लगता है कितना उत्साह है जनता के मन में इस रैली को लेकर के, इस सभा को लेकर के? जी, आपको यहाँ बताना चाहेंगे, पीलीभीत में अखिलेश यादव 12 तारीख को आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत तेजी से कार्य, बहुत तेजी चल रहा है। तो यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी इसमें जनसभा में हिस्सा, क्योंकि पीलीभीत में भगवत शरण अखबार के लिए समर्थन करने अखिलेश यादव पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल प्रमोद, आपसे इटावा की स्थिति को जानना चाहूंगी। देखिए, चारों तरफ इस समय घोषणा पत्रों की चर्चा है, जो वादे किए जा रहे हैं उसकी चर्चा है। इस बार जो सारी पार्टियां हैं वो किसी भी वर्ग को छोड़ना नहीं चाहती। अगर हम बीजेपी का घोषणा पत्र उठाएं या हमेशा से बीजेपी के वादों को उठाएं, तो हमेशा से वो कहती रही है कि हम बेरोजगारी को घटाएंगे, लेकिन विपक्ष इसी मुद्दे को उठाता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद बेरोजगारी बढ़ गई है। अब अखिलेश यादव कहते हैं अगर उनकी सरकार आई तो पेपर लीक के जो मामले हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, हम रोजगार प्रदान करेंगे। ओपीएस जैसे यानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर के उन्होंने बात कही है। इसका जनता पर कितना प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है? गठबंधन का कितना प्रभाव है? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो लोकसभा का जो चुनाव आ चुका है और उसको देखते हुए इटावा की अगर बात की जाए या मैनपुरी की बात की जाए या अन्य प्रदेशों की अगर बात की जाए, तो सारे जो विपक्षों का जो जनता के प्रति जो उनकी शपथ होती है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, जब जनता के आशीर्वाद से उनकी सरकार बन भी जाती है तो उसके बाद में सारे विपक्ष नेता उस चीज को करना भूल जाते हैं। या वो पुरानी पेंशन बहाल की बात रही हो या बेरोजगारी का मुद्दा रही हो, जिस तरीके से अखिलेश सरकार हो या विपक्ष सरकार ने जो भी आरोप लगाए हैं कि ये सरकार एग्जाम करवाती है, भर्ती निकालती है और पेपर को लीक करती है जानबूझ के, जिससे कि हमें रोजगार न देना पड़े। ऐसा कई मामले उनकी भी सरकार में हो चुके हैं। उनकी भी सरकार में कई पेपर ऐसे लीक हुए हैं, उस पर भी आगे चल करके उसको प्रतिबंध कर दिया गया। अब रही बात, जिस तरीके से आज बीजेपी ने 10वीं लिस्ट उजागर की है और उस पे मैनपुरी का प्रत्याशी जयवीर सिंह को बनाया है, जो कि फिरोजाबाद के शीशागंज के रहने वाले हैं और वर्तमान में वो मंत्री भी हैं। अब देखा जाए कि नेताजी जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली बार इस चीज को देखने को मिलेगा कि डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं और आज जो घोषणा पत्र में जो जारी किए गए हैं जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी से, उन दोनों की पहली बार आपस में टक्कर दिखाई देने को होगी। बिल्कुल, जिस तरीके जो सांसद वीरेंद्र सिंह थे जिनका टिकट काटा गया है मैनपुरी से, कि देखिए बीजेपी बिना कारण कोई भी काम नहीं करती है और जो नए प्रत्याशी बनाए गए हैं वो सिटिंग सांसद भी है, राज्यसभा सांसद भी हैं और उनका एक मजबूत बैकग्राउंड है और इधर डिंपल यादव उनके सामने है। कैसा मुकाबला होने वाला है? मुकाबला तो अब की बार बिल्कुल जवाब आपको देखने को मिलेगा और आम जनता को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जनता जो मैनपुरी की अभी तक एक तरफा जो फैसला ले रही थी, अब दोनों की बराबरी टक्कर देखने को मिलेगी। अभी जिस तरीके से अपने सहयोगी ने बताया कि नेतागण जिस तरीके से डिंपल यादव जी हैं, मैनपुरी की लोकसभा जो मुलायम सिंह के निधन के बाद में इलेक्शन हुआ था जिस पर वो भारी वोटों से उनकी विजयी घोषित किया गया, उसके बाद में अभी तक के उन्होंने दायरे में जसवंत नगर लोकसभा सीट में आती है मैनपुरी में, जसवंत नगर हो, सैफई हो, सैफई तो उनका घर है, वो तो आएंगी और जाएंगी भी, पर जसवंत नगर में उन्होंने जीतने के बाद मात्र एक बार आने के बाद दोबारा आना उन्होंने उचित नहीं समझा। किसी तरीके से अब आ गया इलेक्शन तो जगह जगह अपनी जनसभाएं करते घूम रहे हैं, तो कभी जनता की भी तो मजबूरियां कुछ सुन लिया करें कम से कम, या वो समाजवादी पार्टी के नेतागण हो या वो बीजेपी सरकार के हो। अब रही बात इटावा की, जिस तरीके से रामशंकर कडेरिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कम से कम वो जनता के बीच में रहते हैं और समाजवादी पार्टी के जो जितेंद्र दोहरे जी बनाए गए हैं वो भी जनता के बीच में अब रह रहे हैं। अब इनका देखना तो आगे वाली बात आएगी और आरोप प्रत्यारोप या वो विपक्ष हो या समान हो,
काम सभी करते हैं, पर आरोप लगते हैं हारने के बाद। तो स्थिति बताती है बिल्कुल जनता। बिल्कुल। गोंडा से हमारे साथ संजय मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले पूछना चाहूंगी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। देखिए, गोंडा की अगर स्थिति की बात की जाए तो गोंडा में किस तरीके की स्थिति है, कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्योंकि पहले चरण को अब 10 दिन से कम का वक्त बचा है। कैसा माहौल है देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर के? जी बिल्कुल, आपको बता दें गोंडा लोकसभा की सीट तो क्लियर कर दी गई, लेकिन रही बात कैसरगंज लोकसभा की, तो कैसरगंज लोकसभा की अभी भी टिकट क्लियर नहीं किया गया है। और बीजेपी के जो वर्तमान सांसद बुद्धदेव शरण सिंह जी हैं, वो अब रैलियां भी करने लगे हैं और जनता के बीच में जा करके मिलने भी लगे हैं। रही बात जो है प्रत्यारोप और आरोप लगना, ये लगना। दूसरी चीज रही बात बेरोजगारी, उस पर जो बात करते हैं, जैसे आपने कभी कहा कि जो है कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी किया है, इससे पहले भाजपा भी मैनिफेस्टो जारी किया, तमाम पार्टियां मैनिफेस्टो जारी किया। इससे पहले भी यूपी में जो है कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था, और उसमें जो इस बार फिर दो युवा बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने ब्रजभूषण शरण सिंह की चर्चा की है, वो इस समय धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। हालांकि उनका नाम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उनका प्रचार देख के ऐसा लगता है कि उनको बहुत कॉन्फिडेंस है। इसीलिए शायद इस सीट को अभी भी छोड़ा गया है, नाम घोषित नहीं किया गया है, और जन समर्थन भी उनको अच्छा खासा मिल रहा है। जी संजय। मुजाहिद भी हमारे साथ जुड़े हुए। मुजाहिद, जिस तरीके से देखिए घोषणा पत्रों की चर्चा हो रही है, प्रत्याशियों की चर्चा हो रही है, अब मैनपुरी में अगर बात की जाए तो डिंपल यादव और जो सामने प्रत्याशी है वो भी किसी प्रकार से कमजोर नहीं है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अपना एक गढ़ रहा है, और उसी तरीके से कन्नौज की भी ऐसी स्थिति है। लेकिन कन्नौज में जो समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, इससे उन्हें कितना नुकसान हो सकता है कन्नौज के अंदर? जी सौम्य, बता दें कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इससे बहसपुर पर जा सकती है, क्योंकि जो यहाँ के मौजूदा सांसद है, जो कि प्रत्याशी सुब्रत पाठक अभी से ही जनता के द्वार पहुंचे, हर एक घर के द्वार पहुंच रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है या कार्यकर्ता है, वो अभी तक सस्पेंस में बने हुए वोट किस चेहरे पर मांगे, ताकि अभी तक वो लोग केवल साइकिल निशान पर ही वोट मांग रहे हैं, वोट जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सांसद है वो सुबह से ही जनता के बीच जा रहे हैं। कहने का जो कन्नौज की जनता है वो एक बार फिर से हो सकता है कि सुब्रत पाठक को ही चुने, क्योंकि वो कन्नौज के रहने वाले अपने लोकल के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता कहेंगे, अभी जो हालांकि बात की, हमें लोगों से बात की, जो जनता है वो भी सस्पेंस में बनी हुई है कि अभी उसको ये नहीं लगा कि यहाँ से प्रत्याशी कौन होगा। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा किस तरह से जो प्रत्याशी होगा और किस तरह से उसका समर्थन किया जाएगा। कुछ चर्चाएं चली थी कन्नौज में, एक रेखा वर्मा जो कि बिधूना विधानसभा की विधायक रही है, और तेज प्रताप जो कि अखिलेश के ही परिवार से हैं, इन दो नामों कन्नौज में जोर से चर्चा चल रही है कि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इन दो में से किसी एक नाम पर मोहर लगेगी। अगर रेखा वर्मा चुनाव लड़ती है तो जो लोधी समाज जो बीजेपी से नाराज है, कहना कि देखिए मुजाहिद, देखिए अखिलेश यादव का नाम चर्चा में बार बार आता है जब कन्नौज की चर्चा होती है, और अखिलेश यादव ने कहा था कि हम नवरात्र तक नाम की घोषणा कर देंगे, लेकिन हालांकि अभी नवरात्र का समय बाकी है और हम उम्मीद जता रहे हैं कि कन्नौज की जो सीट है उस पे भी प्रत्याशी का नाम सामने आ जाएगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव, तब किसका पलड़ा भारी रहेगा? जी बिल्कुल सौम्य, बता दें कि अगर अखिलेश यादव स्वयं कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक होगा, जिसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही बढ़त रहेगी। कुछ ऐसे काम रहे, कुछ ऐसे यहाँ पर भाजपा सरकार की तरफ से रहे कि जिस तरह से यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो सुब्रत पाठक को पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव चुनाव स्वयं में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा चुनाव होगा, दिलचस्प चुनाव होगा, देखने वाला चुनाव की दोनों बड़े चेहरे हैं। और कन्नौज एक ऐसा सीट है जहाँ पर पूरे प्रदेश की क्या ही नजर रहती है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अगर स्वयं चुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ा मुकाबला सामने होगा, एक बड़ी फाइट सामने होगी। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से दोनों प्रत्याशी आमने सामने होंगे और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। जी सौम्या। बिल्कुल, देखिए आप इत्र नगरी से हैं और इत्र की चर्चा अगर कहीं कभी भी होती है तो कन्नौज की चर्चा जरूर होती है, और इसीलिए शायद इस शहर को
बखूबी राजनेताओं ने भी पकड़ करके रखा है। आपने कहा कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो जनता की पसंद अखिलेश यादव बन जाएंगे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच कोई असर नहीं डाल रहे हैं विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले? जैसे विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा उठाता है, या एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा उठाता है। तो क्या ये सब मुद्दे जनता के बीच कोई काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लेकिन इस बार बीजेपी जो राम मंदिर का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में उतरी है वो हावी है। जी बिल्कुल, समय बता दें कि जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से मैदान में है, वो घर घर द्वार जा रही है। राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा को लेकर वो जनता को लुभा रही है। कहीं ना कहीं जो लोकल की अगर बात की, लोकल के जो मुद्दे हैं, यहाँ पे कृषि ज्यादा, कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर जो गौवंशों की समस्या है वो बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार किसानों के साथ में मौजूद होकर किसानों की आवाज बनता रहा है, किसानों के बीच जाते हैं। विपक्ष जो है लगातार किसानों की आवाज सुनते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो गौवंशों का रहेगा। हमारा गौवंश लगातार किसानों की फसलें जो है बर्बाद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कन्नौज क्षेत्र के साथ एक आलू की भी बेल से मशहूर है, क्योंकि कन्नौज में सबसे अधिक कारोबार आलू का भी होता है। सबसे ज्यादा संख्या में जो कोल्ड स्टोरेज है वो कन्नौज में, कन्नौज से ही आलू की खपत बाहर की जाती है। ऐसे में जब गौवंश किसानों की खड़ी फसल को नुकसान करते हैं, विपक्ष इसका मुद्दा बनाते हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर डोर टू डोर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो गठबंधन के लोग हैं, वो किसानों के बीच जा रहे हैं, गौवंशों के मुद्दे को लेकर बीच में जा रहे हैं। अगर बात की जाए बेरोजगारी की, तो लगातार विपक्ष जिस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे को उठाती है वो भी मुद्दा कहीं ना कहीं पूरी तरह से हावी होता नजर आया। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त बीजेपी के राम मंदिर को लेकर वो राजनीति होने लगी है, यहाँ पर लोगों को मारने लगे। और इतिहास की नगरी रही है कन्नौज में। जिस तरह से इत्र का बड़ा कारोबार होता है, कहीं ना कहीं इस बार जो इत्र कारोबारी है वो भी भाजपा सरकार से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही थी। जिस तरह से इत्र कारोबारी ने अपनी मांग रखी थी कि वो उन पर जो जीएसटी है वो 12% की है, लेकिन जीएसटी सभी पर 18% की है। तो जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने भी अपनी मांग की कि जो जीएसटी है सरकार 12% लगाए। कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिसमें जीएसटी का तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन कुछ चीजों पर जीएसटी लगी हुई है। कहीं ना कहीं एक जो बड़ा जो उद्योगपति लोग हैं, जिस तरह से बड़ा कारोबार है यहाँ पर इत्र का, तो इत्र के व्यापारी भी कहीं ना कहीं असा से नाराज नजर आ रहे हैं। जी सौम्या। बिल्कुल राहुल, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में अपने मुद्दों के साथ तो है ही, साथ ही जो उसका सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हिंदुत्व का, और वो हर चुनावी मंच से इस चीज का संदेश देने की कोशिश करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सभी राम मंदिर का जिक्र जरूर करते हैं, हिंदुत्व का जिक्र जरूर करते हैं। वहीं दूसरी पार्टियां इस मुद्दे को उठाने में थोड़ा सा डरती हैं। जनता के बीच में इस चीज का क्या मैसेज है? पीलीभीत में ऐसा कोई मैसेज नहीं। पीलीभीत में गौवंश को लेकर बहुत ज्यादा बड़ी मैसेज है। यहाँ पर पीलीभीत में इधर प्रधानमंत्री अपनी जनसभा कर रहे थे, इधर पीलीभीत के बरखेड़ा ब्लॉक के गांव में सानिया अहमद में ग्रामवासी अपनी ही सरकार पर हमला बोल रहे थे, गौवंश को पकड़ो, नहीं पकड़ोगे तो चुनाव को बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये तो अलग बात हो गई, लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी जो है वो हमेशा से ऐसे सॉफ्ट मुद्दों को उठाती है जिसका सीधा सरोकार जनता से होता है। और जो वहीं सपा ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कई महत्वपूर्ण चीजें लिखी गई हैं, जहां उन्होंने निःशुल्क शिक्षा प्रणाली को लेकर के जोर दिया है, ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के बात कही है कि हम सभी क्षेत्रों में पुरानी पेंशन की बहाली कर देंगे। साथ ही साथ बेरोजगारी जैसा बड़ा और गंभीर मुद्दा उठाया है, जहां उत्तर प्रदेश में कई पेपर जो है वो लीक हो गए। उनका कहना है कि ये बीजेपी कराती है क्योंकि उनको नौकरी नहीं देनी है। बेरोजगारी दर बीजेपी में बढ़ रही है, जहां बीजेपी सुरक्षा की बात करती है लेकिन असलियत में सुरक्षा कहीं नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे इस बार घोषणा पत्र में है। उसी के साथ साथ बीजेपी ने एक उत्तर प्रदेश में बड़ी नेता का टिकट काट दिया। रीता बहुगुणा जोशी की हम बात कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहूंगी प्रमोद, देखिए बीजेपी जो है वो किसी को ज्यादा वक्त नहीं देती। 5 साल का वक्त दिया, काम नहीं समझ में आया, टिकट काट दिया गया, चाहे वो कितने बड़े कद का नेता क्यों ना हो। रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया बीजेपी ने, इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी ज्यादा वक्त नहीं देती, मानते हैं कि अगर बीजेपी ज्यादा वक्त नहीं देती है या कोई अन्य विपक्ष ज्यादा अपने कैंडिडेट को वक्त नहीं देता, पर जहां प्रदेश की जनता है वो बार बार अपने कैंडिडेट, या वो बीजेपी का हो या समाजवादी पार्टी का हो, काम करने वाले कैंडिडेट को
जनता मौका बार बार देती है। यही इतिहास इटावा का भी रहा है। जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया इस समय जो लोकसभा का इलेक्शन में खड़े हुए हैं, वो करीब 2 बार पहले भी इटावा से ही सांसद उनको इटावा की जनता ने बनाया है, क्योंकि उनके काम को देखते हुए। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि काम बोलता है, उनका एक जन नारा है अखिलेश यादव जी का कि काम बोलता है, तो वाकई में उनका आज वो नारा बीजेपी सरकार में इस चीज की हकीकत सामने आ रही है। क्योंकि जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हो या हिंदू वर्ग की महिलाएं हो या वो किसी वर्ग की महिलाएं हो, आज महिलाएं इतनी बीजेपी के कानून व्यवस्था को देखते हुए इतना वो बीजेपी की तारीफ करती हैं कि आज हम महिलाओं बेखौफ सड़कों पर घूम सकते हैं, रात रात में कहीं से अकेला भी आना जहाँ चाहे तो आ जा सकते हैं। जिस तरीके का कानून जो बीजेपी है, या वो फ्री राशन हो या बेरोजगारी हो, तो हर मुद्दों को बीजेपी सरकार इस चीज को देख भी रही है और उठाती भी है। तो जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं ये बात कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम किसी भी वक्त कहीं पर भी जा सकते हैं, हमारे लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। उसी के साथ साथ जो फ्री राशन बीजेपी की तरफ से मिल रहा है वो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस बार के चुनावों में भी साबित होगा। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के बता दें, देखिए धीरे धीरे सबके घोषणा पत्र सामने आ रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन जनता इन घोषणा पत्रों में कितना यकीन करती है और इस यकीन को वोटों में कितना तब्दील करती है, यह आने वाला वक्त तय करेगा। कुछ ही दिन बाद पहले चरण का चुनाव है और पहला और दूसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए पूरे देश के अंदर, और शायद यही 2 चरण तय करेंगे कि आने वाले समय की हकीकत क्या होने वाली है। तब तक के लिए बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।